The height of the mountain never stops you from moving forward, but the pebble putting in the switch prevents you from growing. Throw it out. जी हाँ, पहाड़ की ऊंचाई कभी आगे बढ़ने से आपको नहीं रोकती, बल्कि जूते में पड़े कंकड़ आपको बढ़ने से रोकते हैं। तो निकाल फेंकिए उस कंकड़ को जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। Very, very welcome on this study platform, Charisma Study Zone. I am Rakesh Singh. In this video, we are going to study and practice on English literature as a next part. I hope these questions will be helpful for you. Now let's go and start it. The question number 36. Who wrote Dilia? Who wrote Dilia? डिलिया को किसने लिखा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल डेनियल। सैमुअल डेनियल रोट डिलिया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट 37. एज ए राइटर ऑफ सॉनेट्स, सर फिलिप सिडनी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। एज ए राइटर ऑफ सॉनेट यानी सॉनेट के लेखक के रूप में, सॉनेट के लेखक के रूप में सॉनेट के लेखक के रूप में सर फिलिप सिडनी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। सर फिलिप सिडनी किनसे प्रभावित हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रार्क। यानी सॉनेट के एक राइटर के रूप में सर फिलिप सिडनी जो कि पेट्रार्क से प्रभावित हुए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 38. हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज? हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज? यानी शेक्सपियर ने कितने सॉनेट कंपोज किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 154। यानी शेक्सपियर ने 154 सॉनेट कंपोज किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 39. हु रोट द फेमस लाइन? यह फेमस लाइन किसने लिखा हुआ है? लाइन है, सिंस देयर्स नो हेल्प, सिंस देयर्स नो हेल्प, कम लेट्स अस किस एंड पार्ट, ने आई हैव डन इट गेट नो मोर ऑफ मी, and I am glad, yea, glad with my all my heart, that thus so cleanly I myself may free. फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लाइन काफ़ी लंबी दी गई है। आपको फर्स्ट लाइन रिमाइंड करना है, सिंस देयर्स नो हेल्प। जो ये फर्स्ट लाइन दी गई है, सिंस देयर्स नो हेल्प, कम लेट अस किस एंड पार्ट। तो यह फेमस लाइन जो कि ड्रेटन का लिखा हुआ है, ड्रेटन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ड्रेटन का लिखा हुआ है, सिंस देयर्स नो हेल्प, कम लेट अस किस एंड पार्ट। आपको फर्स्ट लाइन याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन कॉल्ड द ट्रू प्रोलॉग ऑफ रिनिशा? निम्न में से किस बुक को द ट्रू प्रोलॉग ऑफ रिनिशा एंड द फर्स्ट मॉडर्न मॉन्यूमेंट ऑफ सोशलिज्म कहा गया है? यानी जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बुक के ऑप्शन, उसमें कौन ऐसी बुक है जिसे द ट्रू प्रोलॉग ऑफ रिनेशा एंड द फर्स्ट मॉडर्न मॉन्यूमेंट ऑफ सोशलिज्म कहा गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूटोपिया। यूटोपिया को कहा गया है, यूटोपिया जो थॉमस मोर का लिखा हुआ बुक है, 16वीं सदी में लिखी गई, 1500 के आसपास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यूटोपिया। यूटोपिया को द ट्रू प्रोलॉग ऑफ रिनिशा और द फर्स्ट मॉडर्न मॉन्यूमेंट ऑफ सोशलिज्म कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट 41.
Who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? इस बात को किसने कहा कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? यानी शेक्सपियर ने जो कॉमेडीज लिखी हैं उस कॉमेडीज में उनके कैरेक्टर्स के रूप में सिर्फ हीरोइंस हैं और हीरो नहीं हैं। इस बात को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन रस्किन। यानी जॉन रस्किन ने इस स्टेटमेंट को कहा है, शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। दिस इज सेड बाय जॉन रस्किन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 42। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन किट्स पोएट्रीज। आपको बताना है द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉन किट्स पोएट्री। यानी जॉन की पोएट्री का जो सबसे विख्यात जो विशेषता है वह क्या है? तो जॉन किट्स की पोएट्री का जो सबसे विख्यात कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वह है सेंसुअसनेस, यानी इंद्रिय विषय। सेंसुअसनेस, इंद्रिय विषय। तो यह जॉन किट्स की पोएट्री का सबसे विख्यात यह विशेषता है। नाउ द नेक्स्ट 43। द की नोट ऑफ ब्राउनिंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ। द की नोट ऑफ ब्राउनिश फिलॉसफी ऑफ लाइफ। रॉबर्ट ब्राउनी के जीवन के दर्शन की मुख्य लय क्या है? आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउनी के जीवन के दर्शन के की नोट क्या है? तो ऑप्शन यहाँ राइट होगा बी, ऑप्टिमिज्म, यानी आशावाद। ऑप्टिमिज्म, आशावाद होगा, या जो कि रॉबर्ट ब्राउनी के जीवन के दर्शन के यह मुख्य नोट हैं, मुख्य गुण है यह ऑप्टिमिज्म। इसमें फ्रेंड्स से और भी यहाँ एग्नोस्टिसिज्म जो दिया गया है, एग्नोस्टिसिज्म जिसका मतलब होता है अज्ञेयवाद या नास्तिकवाद। पेसिमिज्म जिसका मतलब निराशावाद होता है। स्केप्टिसिज्म जिसका मतलब संशयवाद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रॉबर्ट ब्राउनी के फिलॉसफी ऑफ लाइफ के की नोट ऑप्टिमिज्म है। नाउ द नेक्स्ट 44। एपिप्सिचिडियन इज कंपोज्ड बाय। यह जो एपिप्सिचिडियन है, आपको बताना है एपिप्सिचिडियन ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीबी शैली। यानी पीबी शैली के द्वारा यह कंपोज किया हुआ है एपिप्सिचिडियन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 45। द ऑथर ऑफ द बेगर्स ओपेरा। आपको बताना है द ऑथर ऑफ द बेगर्स ओपेरा इज। द बेगर्स ओपेरा का ऑथर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन गे। नाउ द नेक्स्ट 46। विच इंग्लिश राइटर रोट प्रीफर्स टू टैगोर्स गीतांजलि। विच इंग्लिश राइटर रोट प्रीफर्स टू टैगोर्स गीतांजलि, यानी प्रीफर्स टू टैगोर्स गीतांजलि किसने लिखा है? कौन सा इंग्लिश राइटर है जिसने प्रीफर्स टू टैगोर्स गीतांजलि लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, W.B. Yeats। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 47। इडिपस कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। यानी एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति आकर्षण। इडिपस कॉम्प्लेक्स मीन्स ए सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, यानी किसी पुत्र का अपनी माँ के प्रति आकर्षण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 48। द ऑथर ऑफ द रोड टू जानाडू। द ऑथर ऑफ द रोड टू जानाडू। द रोड टू जानाडू का राइटर कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, D.H. लॉरेंस। द रोड टू जानाडू इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी राइट है।
Now the next sentence 49. Identify the writer who was expelled from Oxford from circulating a pamphlet. आपको उस राइटर का नाम बताना है who was expelled from Oxford for circulating a pamphlet, जिसे एक पॉम्पलेट के प्रोड्यूस करने के चलते ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। तो वह राइटर है पीवी शैली, जिन्हें एक पॉम्फलेट के निकालने के चलते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहिष्कृत कर दिया गया था। यहाँ फ्रेंड्स एक्सपेल जिसका मतलब निकालना होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, पीवी शैली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 50. Who considered Edmund Spenser as a Milton's precursor and saw himself as a Milton's poetical son. आपको बताना है who considered Edmund Spenser as a Milton's precursor and saw himself a Milton's poetical son. वह कौन सा राइटर है जिसने एडमंड स्पेंसर को मिल्टन का प्रिकर्सर यानी अग्रदूत माना और अपने आप को मिल्टन के पोइटिकल सन यानी काव्यात्मक पुत्र के रूप में देखा। तो फ्रेंड्स उसका राइटर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम ब्लेक। यानी विलियम ब्लेक जिसने एडमंड स्पेंसर को मिल्टन का प्रिकर्सर माना, मिल्टन के प्रिकर्सर के रूप में माना और खुद को मिल्टन का पोइटिकल सन माना। तो आंसर नंबर सी राइट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 51. विच वन इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटिस ऑन एजुकेशन. आपको बताना है द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटिस ऑन एजुकेशन, यानी शिक्षा के संबंध में पहला महत्वपूर्ण लेख क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, द स्कूल मास्टर. द स्कूल मास्टर इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटिस ऑन एजुकेशन. ऑप्शन नंबर ई राइट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 52. सर फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन. सर फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है सर फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ था। यह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1561 में। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 53. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ बेकन इज नॉट अरेंज्ड इन chronological order. Which of the following works of Bacon is not arranged in chronological order. यहाँ बेकन की जो रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो कालक्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो आपको बताना है कालक्रम में जो व्यवस्थित नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन. हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन, इसके बाद न्यू अटलांटिस लिखा गया था। यानी फ्रांसिस बेकन ने पहले हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन लिखा, इसके बाद न्यू अटलांटिस लिखा। यहाँ जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो दिया गया है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, यह करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि यह न्यू अटलांटिस के बाद नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 54. नेम द क्रिटिक who summed up Bacon's character in the following couplet. आपको उस क्रिटिक का नाम बताना है जिसने बेकन के चरित्र के संबंध में सारांश लिखा। इन द फॉलोइंग कपलेट यानी दिए गए कपलेट के रूप में, यानी नीचे जो कपलेट दिया गया इस कपलेट के रूप में वह कौन सा क्रिटिक था जिसने बेकन के कैरेक्टर का सारांश व्यक्त किया। तो यह कपलेट दिया गया है, कपलेट इफ पार्ट्स अल्यूर दी थिंक हाउ बेकन शाइंड द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। यह जो कपलेट दिया गया है, यह 2 लाइन का जो कपलेट है, इस कपलेट में बेकन के कैरेक्टर का सारांश है। तो आपको बताना है यह किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर पोप।
If a part salute thee, think how Bacon shined, the wisest, the brightest and the meanest of mankind. यह कपलेट जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा कहा गया है बेकन के चरित्र के संबंध में। नाउ द नेक्स्ट 55, द थर्ड एडिशन ऑफ बेकन्स एसे, द थर्ड एडिशन ऑफ बेकन्स एसे कंटेनिंग 58 एसेज, यानी फ्रांसिस बेकन के एसे का जो तीसरा एडिशन आया जिसमें 58 एसे रखे गए थे, तो इसका प्रकाशन कब हुआ, यह कब आया था, आपको बताना है। 1625 आंसर होगा, 1625। यानी 1625 में फ्रांसिस बेकन के एसे का थर्ड एडिशन आया जिसमें 58 एसे रखे गए थे। नाउ द नेक्स्ट 56, बेकन डिफाइंड हिज एसे एज, बेकन डिफाइंड हिज एसे एज, यानी बेकन ने अपने निबंध को किस रूप में डिफाइन किया है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर होगा डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, यानी बिखरे हुए चिंतन, बिखरे हुए विचार। तो डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस यह होगा आंसर, यानी बेकन डिफाइंड हिज एसेज एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 57, बेकन borrowed the general conception of essay from, बेकन borrowed the general conception of essay from, यानी बेकन ने निबंध की सामान्य अवधारणा को कहाँ से लिया था। फ्रांसिस बेकन ने निबंध की सामान्य अवधारणा को ग्रहण किया कहाँ से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेन्स एसेज, यानी मॉन्टेन्स के एसे से इन्होंने अपने निबंध लिखने के सामान्य विचारधारा को ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 58, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस विथ द फॉलोइंग लाइन, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस विथ द फॉलोइंग लाइन्स, यानी यहाँ पर जो है कि जो पंक्ति दी गई है, जो लाइन दी गई है, आपको बताना है यह लाइन किस में शुरू होती है, यानी कौन सा वह वर्ग है जिसमें यह लाइन शुरू हो रही है। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यदि संगीत प्रेम का भोजन हो तो फिर तो प्ले ऑन, इसे बजाते रहो। आपको बताना है यह लाइन कहाँ पर आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है द 12th नाइट, यानी शेक्सपियर का लिखा हुआ जो 12th नाइट ड्रामा है इसके अंदर आया हुआ है इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अन्य जो ड्रामा है द मिडसमर नाइट ड्रीम शेक्सपियर का लिखा हुआ है। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का लिखा हुआ है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का ट्रेजिडी कॉमेडी ड्रामा है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 59, आइडेंटिफाई द ड्रामेटिस्ट हु रोट ऑल ट्रेजेडीज, आइडेंटिफाई द ड्रामेटिस्ट हु रोट ऑल ट्रेजेडीज, आपको उस ड्रामेटिस्ट नाटककार का नाम बताना है जिसने ऑल ट्रेजेडी पूरी तरह से ट्रेजेडीज यानी त्रासदी नाटक लिखे थे। तो वह ड्रामाटिस्ट कौन था जिसने पूरी तरह से ट्रेजेडी ड्रामा लिखे थे, आपको इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो वाज द ड्रामेटिस्ट हु रोट ऑल ट्रेजेडीज। एंड नाउ द लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंसिडेंटली द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंसिडेंटली द फर्स्ट नावल इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में फर्स्ट नावल अन्यास किसको कहा गया है, यही इंग्लिश का फर्स्ट नावल किसको कहा गया है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सिडनी की आर्केडिया को या लॉज की रोजलैंड को, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि ऑप्शन 2 ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन सी और डी जो है
मिस आउट हो गया है। इसका राइट आंसर है लिलीज यूफनीज। लिलीज यूफनीज इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी लिलीज LY लिलीज, और उस बुक का नाम है यूफनीज EUPHNES। तो लिलीज यूफनीज को फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश कहा गया है। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा लिलीज यूफनीज। तो फ्रेंड्स ये रहे 60 questions. These are the questions of this video. How feel like this part? Please mention it as a comment and suggest me for the next. Please subscribe my channel. See you in the next video part. Bye. Jai Hind.